हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज 15 जुलाई से 21 जुलाई के करंट अफेयर्स हम लोगों को करना है। पिछले 2 सप्ताह के करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो हम लोग करंट अफेयर्स कवर करते हैं वो दृष्टि IAS और ध्येय IAS का कंटेंट रहता है। चलिए शुरू करते हैं फिर। आइए 51 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य हेल्थ से संबंधित है। इस क्वेश्चन को हम लोग कई बार कर चुके हैं और 2030 तक एक करंट में बना रहेगा। टोटल सतत विकास लक्ष्य हम लोग 17 पढ़ते रहते हैं और इनके सब गोल्स भी 169 आप लोग याद रखें। इन 17 में से पूछा गया है कि कौन सा हेल्थ से संबंधित है। इन 17 को अचीव करने का टारगेट 2030 है। यहाँ पे देखिए, ये 17 गोल्स आपको मुँह जबानी याद होना चाहिए। पहला SDG है नो पॉवर्टी यानी जीरो गरीबी। दूसरा है जीरो हंगर, शून्य भुखमरी। तीसरा गोल गुड हेल्थ और वेलबींग से संबंधित है, यानी यही स्वास्थ्य से संबंधित SDG है। बाकी यहाँ पे आप सारे रिवाइज कर लीजिए। क्वालिटी एजुकेशन 4 में लिखा है। जेंडर इक्वलिटी यानी लिंग समानता, ये 5वें में है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये 6वां नंबर गोल है। क्लीन एनर्जी को हर मंच पर प्रमोट किया जा रहा है, 7 नंबर आप लोग जरूर याद रखें। बाकी पर्यावरण से संबंधित 13 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट एक्शन। वीडियो को पॉज कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए वापस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, SDG नंबर 3। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 52 में पूछा गया है, पहले स्टेटमेंट में लिखा है आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक है। यानी यहाँ पे इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स के बारे में पूछा जा रहा है और घरेलू स्तर पर जो एडिबल ऑयल्स का उत्पादन किया जा रहा है इसमें कंपैरिजन पूछा है। जनसंख्या 140 करोड़ हो रही है, एडिबल ऑयल तो सबको चाहिए, तो इसकी सप्लाई केवल घरेलू उत्पादन से तो हो नहीं सकती, इसको इंपोर्ट करना ही करना पड़ेगा। अगर फैक्ट की बात करें तो हर साल भारत में 250 लाख टन एडिबल ऑयल्स की ज़रूरत है, जिसमें से घरेलू उत्पादन केवल 111 लाख टन का हो पा रहा। इसका मतलब साफ साफ है कि बाकी जो मात्रा है वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। घरेलू स्तर पे 111 लाख टन उत्पादन हो रहा था, 139 लाख टन की ज़रूरत हमें इंपोर्ट से है, तो इंपोर्ट का हिस्सा ज़्यादा हुआ ना। तो पहला स्टेटमेंट जो लिखा है बिल्कुल करेक्ट लिखा है। दूसरा स्टेटमेंट है भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और वनस्पति तेल का नंबर 1 आयातक है। तो यहाँ से हम लोगों को छोटे छोटे फैक्ट पता चल रहे हैं। खाद्य तेलों के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर कंट्री है और दुनिया में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल इंडिया ही इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट लिखा हुआ है, C ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। पिंक बॉल वॉर्म जो हाल ही में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से किस फसल को प्रभावित करता है। कपास की खेती, इसका नाम याद रखें, पूछा जा सकता है। PCS मैचिंग वगैरह में पूछ सकता है। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद किसने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। एकनाथ शिंदे। चलिए 53 वेरी इंपॉर्टेंट, 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों का मेजबान कौन करेगा। होस्ट कौन करने वाला है इस बार नेशनल गेम्स को। 2022 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी गुजरात कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 54 है, G20 के बारे में पूछा है। पिछले वीक में हम लोगों ने G7 के बारे में पढ़ा था। G7 में आपने पढ़ा था 7 विकसित राष्ट्रों का जो संगठन है वो G7 है, और ये भी पढ़ा था कि G7 का कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं होता है। वही सीन यहाँ पे G20 के साथ भी है। G7 का मेंबर इंडिया नहीं है, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, बट G20 का मेंबर इंडिया है। पड़ोसी देश के बारे में भी याद रखना है, पाकिस्तान G20 का मेंबर नहीं है। G20 में 19 देश हैं और एक संगठन है यूरोपियन यूनियन, ये काउंटेबल है। G20 में यूरोपियन यूनियन काउंटेबल है। जैसे G7 में देखा था कि इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता, इसी तरह G20 का भी कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं होता है। रोटेशन बेसिस पर चेयरमैनशिप दी जाती है। 2023 में होस्ट कंट्री कौन है, सम्मेलन कौन करा रहा है। इंडिया चेयरमैन है, चेयरमैनशिप इंडिया के पास है, और इंडिया में कहाँ हो रही है, जम्मू कश्मीर में। इसी वजह से क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। G20 की बैठक 2023 में जम्मू कश्मीर में आयोजित हो रही है। चलिए पहला स्टेटमेंट है 20 सदस्यों का अनौपचारिक समूह है, बिल्कुल सही है। दूसरा है भारत, चीन, कनाडा इसके सदस्यों में शामिल है। भारत इसका मेंबर है, ठीक है। चाइना भी है, कनाडा भी है। यहाँ पे आपको याद रखना है पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का दोस्त टर्की को याद रखना है, टर्की G20 का मेंबर है। और वेस्ट एशिया से आप सऊदी अरेबिया भी ध्यान रखें। तीसरा स्टेटमेंट हम लोगों ने देख लिया है, ये सही है, तो यहाँ पे तीनों सही है, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 55 देखिए, रेड पांडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेड पांडा अपने आप में एक दुर्लभ जानवर है, प्रोटेक्शन की स्थिति जानना बहुत जरूरी है। किस कैटेगरी में अभी लाई कर रहा है, ये लुप्त प्राय स्थिति में है
या फिर गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, या फिर सुवेद है। रेड लिस्ट में क्या स्थिति है, साइट्स में क्या स्थिति है, हमारा जो एक्ट है 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें क्या स्थिति है। रेड पांडा को रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त में नहीं रखा गया है, इसको अभी इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, लुप्त प्राय कैटेगरी में रखा गया है। साइट्स में एनिमल्स को भी प्रोटेक्शन दिया जाता है और इसके साथ साथ प्लांट्स को भी प्रोटेक्शन दिया जाता है। साइट्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1975 अक्सर पूछा जाता है। ये एक्टिव कब से, 1975 से। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। और इस तरह की प्रजातियों को साइट्स ने परिशिष्ट वन में डाला हुआ है। तीसरा पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा हम लोगों ने देख लिया, ये गलत है। सिक्किम का राज्य पशु रेड पांडा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सही है। 1 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022 में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। चीन को ओवरटेक कर दिया है यूएसए ने, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अमेरिका के साथ हमारा व्यापार पॉजिटिव है, ट्रेड पॉजिटिव है, ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव है। दूसरा स्टेटमेंट यही लिखा है, भारत के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत का व्यापार संतुलन सकारात्मक है, पॉजिटिव है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। सही बताना था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किस संस्थान का प्रमुख प्रकाशन है, आरबीआई छापती है इस रिपोर्ट को। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एफएसआर। हाल ही में खबरों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल। अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस, इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस किस संस्थान से संबंधित है, इंटरपोल। ऐसा लग रहा है ना कि यूनिसेफ की होगी, ऑप्शन में आपको यूनिसेफ जरूर मिलेगा, तो यूनिसेफ नहीं मानना है। यहाँ पे बाल को देख के कन्फ्यूज नहीं होना है। यूनिसेफ इस रिपोर्ट को नहीं जारी करता है, इंटरपोल जारी करता है। चलिए नेक्स्ट है, हर साल विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, आसान सा क्वेश्चन है। 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार की थीम बताएंगे। इस बार की थीम है 8 बिलियन की दुनिया। बिलियन यानी अरब, 8 अरब पॉपुलेशन हो गई ये दुनिया की। चलिए नेक्स्ट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यूक्रेन रसिया हमेशा न्यूज़ में चल रहा है वॉर के कारण, तो क्वेश्चन यहाँ से पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की। इस मैप को देखिए, यूक्रेन आपको दिख रहा है, कैपिटल आप जानते हैं, कैपिटल कीव है। आपको ईस्ट साइड में रसिया दिख रहा है, यहाँ बेलारूस में लोग भाग के जा रहे थे। यहाँ पे आपको वेस्ट साइड में पोलैंड दिख रहा, स्लोवाकिया दिख रहा, हंगरी दिख रहा और रोमानिया, और एक छोटी सी कंट्री है मालडोवा। मालडोवा के बारे में अक्सर पूछा जाता है, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है, भू आबद्ध देश है। तो याद रहेगा, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मालडोवा। चलिए क्वेश्चन देखिए। आपने किस किस को देखा, आपने रोमानिया को देखा, बुल्गारिया को नहीं देखा, आपने लिथुआनिया को नहीं देखा। यहाँ पे नहीं पूछा था साझा कौन कौन नहीं कर रहा है, तो 1 और 3 आंसर हो जाएगा करेक्ट, है ना। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए 59 में है, हाल ही में अमेरिका में शोधकर्ताओं ने ऑन्कोलिटिक वीरोथेरेपी विकसित की है, निम्नलिखित में से किसके उपचार से संबंधित है। ऑन्कोलिटिक वायरस एक ऐसा वायरस है जो कैंसर सेल को किल करता है। ये कैंसर के उपचार के लिए थेरेपी है जो अमेरिका में विकसित की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 60 में पूछा गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013 में आया था। इसका कवरेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। 75% ग्रामीण पॉपुलेशन को ये कवर करता है और शहरी पॉपुलेशन के 50% भाग को ये कवर करता है। पहला पॉइंट है, केवल 75% ग्रामीण आबादी के लिए सब्सिडी वाली खाद्यान्न का प्रावधान करता है। यहाँ पे केवल लिखा है ना, तो गलत हो गया। हम लोगों ने देखा अभी अर्बन लेवल पर भी 50% कवरेज है पॉपुलेशन का। दूसरा है, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद तक भोजन के अलावा कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ, मैटरनिटी बेनिफिट प्रदान करने का प्रावधान है। 6,000 रुपये मिलते हैं। दूसरा पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। इस 6,000 को 2-2 रुपये करके डिपॉजिट कराया जाता है अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पर सही पूछा था, केवल 2 सही हो जाएगा। चलिए 61 में है, प्राकृतिक खेती के संदर्भ में बताना है। प्राकृतिक खेती के लिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट हमेशा से आगे रहे हैं। नेचुरल खेती तो समझ रहे हैं ना, ऐसी खेती जो केमिकल फ्री हो और लाइव स्टॉक बेस्ड हो। लाइव स्टॉक यानी पशुधन आधारित। नेचुरल खाद यूज कर लीजिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं कीजिए, प्राकृतिक खेती हो जाएगी। मिजोरम दुनिया का पहला पूर्ण जैविक राज्य है, ये बिल्कुल करेक्ट है।
दूसरा है प्राकृतिक खेती सतत विकास लक्ष्य के साथ समन्वित है। देखिए यहाँ पे जो आपने 17 लक्ष्य पढ़े हैं, जरूरी नहीं है कि जो वहाँ पे लिखा है वैसे वैसे छप के यहाँ पे आ जाएगा। इन सतत लक्ष्यों में आपको निहित मीनिंग भी देखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे नेचुरल खेती का संबंध किससे है? सीधा सीधा भूख से संबंधित है ना, खाने से संबंधित है, खाद्य से संबंधित है। और आपने SDG नंबर 2 गोल नंबर 2 क्या पढ़ा था? जीरो हंगर। तो ये जीरो हंगर से रिलेटेड है, ना कि जीरो पॉवर्टी से। गोल नंबर 1 तो जीरो पॉवर्टी है ना, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड पॉइंट गलत है। सही पूछा है तो यहाँ पे केवल एक सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें। 62 में पूछा गया जातक कथाओं की मूर्तियाँ निम्नलिखित में से किस स्थान पर देखी जा सकती हैं? जातक कथाओं का संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध साहब से, महात्मा बुद्ध साहब के जन्म से। ऐसी कथाएं जो महात्मा बुद्ध पर आधारित हैं, उनके जन्म पर आधारित हैं, उनकी सीख पर आधारित हैं। तो यहाँ पे सांची का स्तूप हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 63 देखिए, वन अधिकार अधिनियम 2006, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, FRA 2006। इस एक्ट को बनाने का मेन उद्देश्य था राइट्स को रिकॉग्नाइज करना। किसके राइट्स को? ट्राइबल कम्युनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसको मत लगा देना। चलिए 64 है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक यानी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? USA में एक संपत्ति सलाहकार हैं कुसमैन और बैकफील्ड, इनके द्वारा ये इंडेक्स बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यह रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में भारत दूसरे नंबर का देश है जहाँ पे सभी लोग विनिर्माण करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। ठीक है, हो जाएगा। चलिए 65 में आयुष्मान भारत के बारे में पूछ रहे हैं। आयुष्मान भारत यानी हेल्दी इंडिया। इस योजना के बारे में तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं काफ़ी। इसमें 5 लाख का हेल्थ कवरेज दिया जाता है प्रति परिवार, ये ध्यान रखना है। आप इलाज चाहे सरकारी हॉस्पिटल में कराइए या फिर निजी अस्पताल में कराइए, आपको कवरेज 5 लाख का दिया जाएगा, यानी 5 लाख तक का इलाज प्रति परिवार फ्री रहेगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही लिखा है, पूरे भारत में किसी भी सरकारी या यहाँ तक कि सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में, सूचीबद्ध लिखा है, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है, इस पर ध्यान देना। सभी निजी अस्पतालों में इलाज कराने पर ये कवरेज नहीं मिलेगा, ठीक है, लिस्टेड होना चाहिए। मैं प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त कवरेज प्रदान करेगा, ये सही है। दूसरा है केवल माध्यमिक और तृतीयक चिकित्सा देखभाल सुविधाओं के लिए उपलब्ध है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा यह योजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ये जो 5 लाख रुपये का हेल्थ कवरेज आपको मिल रहा है, ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट वहन नहीं कर रही है। यहाँ पे 60-40 का रेशियो है, 60% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट। तो ये पूरी तरह से जो लिखा है ये गलत है। तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2018 के बजट में इस योजना को लाया गया था। यहाँ पे देखिए भारत नेट परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में बनी रहती है। भारत नेट स्कीम है क्या, प्रोजेक्ट है क्या? ब्रॉडबैंड सर्विस, ब्रॉडबैंड से इनेबल करना है सभी ग्राम पंचायतों को, ये टारगेट है इस प्रोजेक्ट का। ब्रॉडबैंड सर्विस याद रखें। चलिए 66 है, यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के संदर्भ में बताना है। इस रिपोर्ट में युवाओं की स्थिति के बारे में बताया गया है। ये रिपोर्ट बता रही है कि भारत में युवाओं की संख्या लगातार घट रही है और बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। बस आपको इतना याद रखना है इस रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2036 तक युवाओं की तुलना में कम बुजुर्ग आबादी देखे जाने का अनुमान है। यहाँ पे कम बुजुर्ग देखे जाने का अनुमान नहीं है, ज़्यादा बुजुर्ग देखे जाने का अनुमान है, ये गलत हो गया। तीसरा है, इससे पता चलता है कि युवाओं की जनसंख्या में गिरावट आ रही है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है, ये सही है। सही बताना था तो 1 और 3 सही हो जाएगा। इस रिपोर्ट ने 2011 से 2036 तक का अनुमान लगाया है, ठीक है, इसलिए ये बार बार 2036 क्वेश्चन में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, विश्व आर्थिक मंच की। यह रिपोर्ट जिन पैरामीटर्स पर बनती है, ये पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने पढ़ा होगा, आर्थिक भागीदारी, शिक्षा के अवसर, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, और लास्ट है राजनीतिक सशक्तिकरण। ये 4 पैरामीटर आपको याद रखना है। इन 4 पैरामीटर में आप आर्थिक आधार भी देख रहे हैं, राजनीतिक आधार भी देख रहे हैं और स्वास्थ्य वाले कारक भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। पहला पॉइंट है इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, पहला भी सही है। तीसरा है ट्रिपल जी इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग 146 देशों में 135 है।
तो ये तो वनडे एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ग्लोबल जेंडर गैप में इस बार भारत की स्थिति 135वीं है। 2022 का इंडेक्स है। तो आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि पुरुष और महिला में जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा है। और ये आधार क्या है? ये आपने आर्थिक, राजनीतिक और स्वास्थ्य कारक देखा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे ठीक है, रैंकिंग 135 है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 68 है, कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली इंचियोन रणनीति का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, विकलांग व्यक्तियों से ये संबंधित है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 69 है, विश्व जनसंख्या संभावनाएं यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यूनाइटेड नेशंस का एक डिपार्टमेंट है जिसे बोलते हैं अंदेशा, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट, पंचामृत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसको हम लोगों ने घटनासार में पढ़ा था। यह क्लीन एनर्जी से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम से कम करना है और ये कैसे कम होगा? 5 तरीके मोदी जी ने बताए थे। और ये कहाँ पे बताए थे? COP26 में बताए थे। COP26 कहाँ हुआ था? ये स्कॉटलैंड में हुआ था, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। यानी भारत आने वाले समय में स्वच्छ ऊर्जा पर कैसे कैसे काम करेगा, ये पंचामृत में बताया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एनर्जी। 71 है, INS सिंधु ध्वज हाल ही में खबरों में था। INS लिखा है, इंडियन नवल शिप लिखा है। तो इंडियन नवल शिप तो एयरक्राफ्ट कैरियर भी होते हैं, एम्फीबियन बारक्राफ्ट भी होते हैं, डिस्ट्रक्टर भी होते हैं, सबमरीन भी होती हैं। जैसे आप लोग INS विक्रमादित्य के बारे में जानते हैं। ये क्या है? ये पनडुब्बी तो है नहीं, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी विमान वाहक पोत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे INS सिंधु ध्वज पनडुब्बी है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? मानवता के लिए योग। इम्पोर्टेंट है। ऑब्जर्व कब किया जाता है? ये सब हम लोग जानते हैं, 21 जून को। क्रिसिल द्वारा फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत के लिए वास्तविक GDP विकास दर पूर्वानुमान क्या है? यहाँ पर रेट पूछा गया है, 7.3%। याद रखना, क्रिसिल के द्वारा है ये। माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ किसका संस्मरण है? इंपॉर्टेंट है बुक, विश्वनाथ आनंद, चेस प्लेयर। चलिए 72 है, संयुक्त राष्ट्र विश्व ड्रग रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक अफीम का सेवन करने वाला देश कौन सा है? चौंकाने वाली रिपोर्ट है। भारत में अफीम का सेवन करने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं। चलिए, पुरुष और महिला क्रिकेटरों दोनों के लिए समान वेतन की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। ये तो अच्छी चीज़ है। तलछर कोल फील्ड्स जो खबरों में रहा किस राज्य में स्थित है? तलछर के बारे में पढ़ा होगा। कोल फील्ड्स यहाँ पे कोल माइन है, कोयले की खाना है, उड़ीसा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य विधानसभा के शताब्दी स्मारक स्तंभ का अनावरण किया? बिहार विधानसभा। नेक्स्ट है, अवधस कौशल जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पैसे से जुड़े थे? ये सोशल वर्कर थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। सोशल एक्टिविस्ट के रूप में इनका काम देखिए, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन के लिए इनका काम रहा और डिप्राइव्ड लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए इन्हें जाना जाता था। ठीक है, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए 73 है, लायन कैपिटल को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया गया था? अभी तो बवाल मचा है इसको लेके। शेर के दांत दिखे तो दिखे कैसे, इसको पहली बार कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अभी मोदी जी ने जो अनावरण किया इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लीजिए। ये 6.5 मीटर हाइट का है और केजी में 9500 यानी 9,500 केजी का ये पूरा लायन कैपिटल है। चलिए नेक्स्ट कीजिए, सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा ज़रूर। I2U2, आई को 2 बार लिख लीजिए, यू को 2 बार लिख लीजिए। एक आई से इंडिया हो जाएगा, दूसरे आई से इजराइल हो जाएगा। पहले यू से UAE हो जाएगा और दूसरे यू से USA हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 4 देश देख लिए, इंडिया, इजराइल, UAE और USA। तो यहाँ पे इंडिया हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। 2, 3, 5, 6 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस I2U2 को वेस्ट एशिया का क्वाड भी बोला जा रहा है, वेस्ट एशियन क्वाड। वैसे क्वाड में कितनी कंट्री हैं? वहाँ पे भी 4 कंट्री हैं। अब क्वाड से क्वाड्रिलेटरल है ना, तो क्वाड्रिलेटरल में तो 4 ही कंट्री रहेंगी, इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है, हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक ये वीक थर्ड के करंट अफेयर्स थे। अगले वीडियो में हम लोग 22 जुलाई से 28 जुलाई के करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं, मिलते हैं इस वीडियो में 28 जुलाई को। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।